आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके सेकेंड यूनिट का ही पार्ट है। चैप्टर का नाम है रूरल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। फिर देखेंगे कि रूरल डेवलपमेंट की जरूरत क्यों पड़ी और फिर आगे चल के देखेंगे कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो शुरुआत करते हैं व्हाट इज मेंट बाय रूरल डेवलपमेंट। सो ये दो वर्ड से मिलकर बना है रूरल एंड डेवलपमेंट। आपको रूरल का भी मतलब पता है, आपको डेवलपमेंट का भी मतलब पता है। डेवलपमेंट का मतलब बेसिकली किसी भी चीज की ग्रोथ को करना। अब यहाँ पे क्योंकि रूरल डेवलपमेंट है तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक ऐसा प्लान जिसके द्वारा किसी भी रूरल एरिया की ग्रोथ की जाए। ग्रोथ भी दोनों एस्पेक्ट में, हमने दो टाइप की ग्रोथ पढ़ी हुई है पहले के चैप्टर्स में, सोशल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सो रूरल डेवलपमेंट का मतलब कि एक ऐसा एक्शन प्लान जिसकी मदद से रूरल एरियाज में सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक दोनों ही ग्रोथ अचीव करने की कोशिश की जाए। फिर समस्या ये आती है या ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि रूरल डेवलपमेंट करने की जरूरत क्या है। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम तो बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की, कि पूरे नेशन की डेवलपमेंट हो एक साथ। ऐसा क्यों जरूरी है कि हमें स्पेसिफिकली रूरल डेवलपमेंट को पढ़ने की जरूरत पड़ी? ऐसा क्यों जरूरी है या फिर ऐसी क्या बात है कि हमें इतनी इंपॉर्टेंस देनी पड़ रही है रूरल डेवलपमेंट को? सो मैं आपको लेके चलूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर हमने पढ़ा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। उसमें हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट से पहले हमें गवर्नमेंट बजट का चैप्टर पढ़ा था। गवर्नमेंट बजट में हमने एक पॉइंट पढ़ा था, वो पॉइंट था रीजनल बैकवर्डनेस। रीजनल बैकवर्डनेस का मतलब ये है कि हमारी कंट्री में इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी किस में? एक तो इनकम के बेसिस पे इक्वालिटी नहीं है, अमीर बहुत ज्यादा अमीर है और गरीब बहुत ज्यादा गरीब है। एक हम बात करते हैं रीजन वाइज इक्वालिटी भी नहीं है। हम देखते हैं कि जो अर्बन एरियाज हैं, शहरी क्षेत्र हैं, वो तो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, रोड्स बहुत अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। वहीं पे अगर हम जो ग्रामीण एरिया है, रूरल एरिया से वहां देखें तो वहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिसिंग है। सो कोशिश हमेशा ये की जाती है कि ग्रोथ विद इक्वालिटी हो, ये हमने शुरू में पढ़ा हुआ है। कोशिश हमेशा ये रहती है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ना हो, ग्रोथ ऐसी हो जो इक्विटेबल ग्रोथ हो। तो क्योंकि अर्बन एरिया तो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है और रूरल एरिया उतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, तो कोशिश ये की जाती है कि रूरल एरिया में डेवलपमेंट ज्यादा की जाए ताकि जो इनके बीच में गैप है, जो गल्फ है इनके बीच में, वो कम से कम हो। इसीलिए हमें रूरल डेवलपमेंट को पढ़ने की जरूरत है या इस पे इतना फोकस करने की जरूरत है। सो हमने देखा है कि रूरल डेवलपमेंट एक एक्शन प्लान है, यानी कि कुछ कदम उठाए जाएंगे गवर्नमेंट्स के द्वारा जिसके मदद से इनको ठीक करने की कोशिश की जाती है। सो किसी भी चीज को ठीक करने का तो पॉइंट तब आता है जब कुछ ना कुछ उसमें पहले कमियां हो, तभी तो हम ठीक करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ समस्याएं होंगी, उनको इम्प्रूव करने के लिए चेंजेस लाए जाते हैं। सो ऐसे ही हमारे रूरल एरियाज में कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। बेसिकली इन प्रॉब्लम्स को दूर करना ही एक्शन प्लान का पार्ट है। अब वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं? तो हमारे बुक में या हमारे सिलेबस में जितनी भी समस्या रूरल एरिया में फेस की गई है उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया। वो दो हिस्से हैं, लिंगरिंग चैलेंजेस एंड इमर्जिंग चैलेंजेस। सो दो चैलेंजेस हैं, लिंगरिंग एंड एमर्जिंग। लिंगरिंग चैलेंजेस का मतलब है वो चैलेंजेस जो पुराने जमाने से चलते आ रहे हैं, जो बहुत पुराने टाइम से बार बार हमें वही चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। एमर्जिंग चैलेंजेस वो हैं जो समय के साथ साथ नए चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। जैसे जैसे नया टाइम आया, नए टाइम के साथ नए चैलेंजेस आ गए रूरल एरिया में। सो हम इन दोनों को स्टडी करेंगे। जब हम बात करते हैं लिंगरिंग चैलेंजेस की, तो लिंगरिंग चैलेंजेस में दो मेन चैलेंज हैं, एक तो रूरल क्रेडिट का, एक रूरल मार्केटिंग का। इस चैप्टर में हमें यही देखना है। पहले तो हम समझेंगे कि लिंगरिंग चैलेंजेस क्या हैं, फिर हमने देखेंगे कि उसमें दो चैलेंजेस है, रूरल क्रेडिट, रूरल मार्केटिंग। पहले देखेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, फिर देखेंगे इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं, फिर देखेंगे क्या गवर्नमेंट सक्सेसफुल हो पाई उन चीजों को अचीव करने में या नहीं। सो हम दो चैलेंजेस पढ़ेंगे लिंगरिंग चैलेंजेस में, रूरल क्रेडिट एंड रूरल मार्केटिंग।
फिर हम इमर्जिंग चैलेंजेस, जो समय के साथ नए चैलेंज फेस करने पड़े हैं, उसमें हम देखेंगे सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब जो आपका सिलेबस कम हुआ है 30%, उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का पार्ट डिलीट हो गया है। तो बेसिकली हमें तीन चीजें ही पढ़नी है, रूरल क्रेडिट, रूरल मार्केटिंग और सस्टेनेबल लाइवलीहुड या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी हम देखेंगे। तो आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे सिर्फ और सिर्फ रूरल क्रेडिट के टॉपिक को कवर किया जाए। हालांकि जब हम बात करते हैं चैलेंजेस की, तो इन दो के अलावा, लिंगरिंग चैलेंजेस और इमर्जिंग चैलेंजेस के अलावा भी बहुत से चैलेंजेस हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज कैसे डेवलप की जाए रूरल एरियाज में, पावर इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचाई जाए, परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन, इस किस्म के बहुत से चैलेंजेस हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में केवल और केवल यही दो हैं, तो हम अपने सिलेबस के हिसाब से केवल इन्हीं पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मेन जो चैलेंजेस हैं वो हैं। तो हम शुरुआत करते हैं लिंगरिंग चैलेंजेस में, और उसमें भी सबसे पहले द चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट। सो क्रेडिट का मतलब बेसिकली होता है लोन। लोन को ही क्रेडिट कहते हैं। लोन का मतलब आपको पता ही है, उधार लेना। सो रूरल क्रेडिट का मतलब यहां पे बताया गया है क्रेडिट फॉर फार्मिंग, यानी कि रूरल क्रेडिट का मतलब है फार्मिंग करने के लिए जो उधार लिया जाता है। बट ये जो डेफिनेशन है ये एक लिमिटेड डेफिनेशन है। रूरल क्रेडिट में सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग का क्रेडिट इंक्लूड नहीं होता। रूरल क्रेडिट में रूरल एरिया में जितने भी काम किए जाते हैं, रूरल एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, वो चाहे किसी भी पर्पस के लिए लोन ले, वो रूरल क्रेडिट का पार्ट होगा। अब रूरल एरिया में सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग तो होती नहीं है, उसके अलावा हैंडलूम इंडस्ट्रीज भी होती हैं, उसके अलावा छोटे मोटे काम भी किए जाते हैं, जैसे डायरीज होती हैं या फिर पोल्ट्री फार्म्स होते हैं। तो रूरल एरिया में किसी भी प्रोडक्शन की एक्टिविटी के लिए लोन लिया जाए, वो रूरल क्रेडिट का पार्ट होता है। सो बेसिकली हम लिखेंगे रूरल क्रेडिट मींस क्रेडिट अवेल्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ रूरल एरियाज। रूरल एरिया की ग्रोथ के लिए जो भी क्रेडिट लिया गया है वो रूरल क्रेडिट कहलाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट फॉर फार्मिंग लिखने के पीछे लॉजिक ये है क्योंकि रूरल एरिया में बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं विदाउट एनी डाउट, बट सबसे ज्यादा एक्टिविटी फार्मिंग की ही की जाती है। सो इसीलिए हम इसको रूरल क्रेडिट को क्रेडिट फॉर फार्मिंग भी कह देते हैं। लेकिन हम जब लिखेंगे तब हम डेफिनेशन दूसरी लिखेंगे। सो क्रेडिट इज द लाइफलाइन ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी इन रूरल एरियाज, इसी के कारण इसको क्रेडिट ऑफ फार्मिंग भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों है, क्रेडिट क्यों जरूरी है रूरल एरियाज के लिए? सो वो इसलिए जरूरी है एंड स्पेसिफिकली फार्मिंग के लिए, क्योंकि जो रूरल एरियाज में फार्मिंग फैमिलीज है, फार्मिंग फैमिलीज का मतलब ऐसी फैमिलीज जो खेती बाड़ी के काम में लगी हुई हैं, रूरल एरियाज में ज्यादातर फार्मिंग फैमिलीज जो हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर्स है। स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर्स का मतलब होता है कि ऐसे फार्मर्स है जिनके पास थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं, या फिर जमीन के छोटे छोटे से टुकड़े हैं, बहुत ज्यादा बल्क में जमीनें नहीं है। अब छोटी जमीन या थोड़ी जमीन होने के पीछे क्या पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि जब जमीन थोड़ी होती है तो उसमें केवल और केवल इतना ही प्रोडक्शन होता है जो कि सब्सिस्टेंस के लिए जरूरी है। अब जब यहाँ वर्ड सब्सिस्टेंस आया है तो फर्स्ट यूनिट में हमने एक वर्ड देखा था सब्सिस्टेंस फार्मिंग, वो आपको रिमाइंड होना चाहिए। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है एक ऐसी फार्मिंग या इस किस्म की फार्मिंग जो कि कमर्शियल पर्पस से नहीं की जाती है, यानी जो क्रॉप्स है वो बेचने के लिए नहीं उगाई जा रही है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो फैमिली की नीड्स हैं, फैमिली की जो कंजम्पशन नीड्स हैं, उन्हें फुलफिल किया जाए। सो यहाँ हो सकता है कि फार्मर तो चाहता है कमर्शियल पर्पस के लिए फार्मिंग करे, यानी वो तो चाहता है कि मैं बहुत ज्यादा फार्मिंग करूं ताकि मैं क्रॉप्स को अपनी फैमिली के लिए भी यूज कर लूं और उसको बेच भी दूं। बट उनके लिमिटेशन ये है कि उनके पास रिसोर्सेज थोड़े से हैं, उनके पास जमीन के टुकड़े मार्जिनल है, स्मॉल है, तो वो चाहकर भी इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे कि वो चीजों को बेच सके। उनके पास सरप्लस आउटपुट नहीं आ रहा। सरप्लस आउटपुट भी फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था। सरप्लस आउटपुट का मतलब होता है
कि जब जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है उसे सरप्लस आउटपुट बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल आउटपुट एंड द सब्सिस्टेंस आउटपुट, जितनी आउटपुट हमें अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए जरूरी है और जितनी एक्चुअल में हुई है, उन दोनों के बीच में जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो सरप्लस होता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे अपनी फैमिली के लिए केवल 10 केजी गेहूं की जरूरत है, लेकिन मैं प्रोडक्शन कर दूं 15 केजी गेहूं का, तो जो ये एक्स्ट्रा 5 केजी का प्रोडक्शन किया है मैंने, ये मेरी सरप्लस आउटपुट है। यानी कि मैं इस 5 केजी को क्या करूंगा, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करूंगा, इसको मैं बेचूंगा, और जब बेचूंगा तो मुझे क्या मिलेंगे, मुझे प्रॉफिट्स होंगे। तो इन्हीं प्रॉफिट्स को यहाँ पे सरप्लस के नाम से लिखा गया है, इन्हीं प्रॉफिट्स को यहाँ पे सरप्लस के नाम से लिखा गया है। तो ये बताया कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर्स होते हैं उनकी केवल इतनी ही प्रोडक्शन होती है जो सब्सिस्टेंस पूरी कर सके, उनकी जरूरत पूरी कर सके, जिसके कारण उनके पास सरप्लस नहीं बचता, यानी उनके पास इतना प्रॉफिट नहीं बचता कि वो फ्यूचर में आगे इन्वेस्टमेंट कर सके। देखिए हमारे पास या कोई भी बिजनेसमैन होता है, उसे प्रॉफिट दो मकसद के लिए चाहिए होते हैं। एक तो चाहिए होता है जो उसका बिजनेस है वो एज इट इज मेंटेन रहे, और एक चाहिए होता है कि अगर वो फ्यूचर में कुछ ग्रोथ करना चाहता है, एक के बजाय दो कंपनी खोलना चाहता है, एक मशीन के बजाय दो मशीन खरीदना चाहता है। सो फार्मर्स की केवल और केवल इतनी ही इनकम होती है कि उनका जो लेवल है वही मेंटेन रह पाता है, इतने पैसे नहीं कमा पाते कि वो आगे कहीं इन्वेस्ट कर सके, जिसके कारण उनको जरूरत होती है क्रेडिट की, क्योंकि उनकी इनकम इतनी हो नहीं रही है। तो जब इनकम नहीं हो रही तो वो पैसे की भरपाई कहाँ से कर सकते हैं, वो पैसे की भरपाई कर सकते हैं पैसा उधार लेके, क्रेडिट लेके। सो ये फर्स्ट रीजन है क्यों जरूरी है क्रेडिट फार्मिंग के लिए। सेकंड, द जेस्टेशन लैग बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स इज क्वाइट लॉन्ग। एग्रीकल्चर सेक्टर की एक ये समस्या भी बहुत ज्यादा है कि इसमें जेस्टेशन लैग होता है। जेस्टेशन का मतलब होता है कोई चीज फाइनल प्रोडक्ट बन के जब निकलेगी उसके बीच का टाइम। हालांकि जेस्टेशन जो है ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होता है कि ह्यूमन बींग्स का बर्थ कितने टाइम पीरियड में होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ इसको हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि जब बीज बोया उस टाइम से लेके जब तक वो फसल बिल्कुल बन के तैयार नहीं हो जाती, तो उस टाइम पीरियड को जेस्टेशन लैग बोलते हैं। और जनरली 3 से 5 महीने का टाइम पीरियड होता है जेस्टेशन लैग में। यानी अगर आप आज कोई बीज बोते हैं तो वो फसल तैयार होने को 3 से 5 महीने लगते हैं। तो ये एक ऐसा काम है जिसमें खर्चा पहले लगता है और जो रिटर्न्स मिलेंगे, आउटपुट मिलेंगे, उस आउटपुट तक मिलने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। नहीं तो जनरली क्या है कि मान लो मैंने कोई सामान तैयार किया और मैं हाथों हाथ बेच दूं, तो मेरे पास फाइनेंस की इतनी कमी नहीं आएगी, पैसे की इतनी कमी नहीं आएगी। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा नहीं है, सारा का सारा खर्चा एक बार में लग जाता है और कमाई 5 से 6 7 महीने भी लग जाते हैं कमाई होते होते। इसलिए भी जरूरत है क्रेडिट की फार्मिंग की। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या मेन रीजंस है रूरल क्रेडिट के लिए, तो आप बताएंगे ये दो मेन चैलेंजेस या दो मेन रीजन है। अब अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ क्रेडिट, टाइप्स ऑफ रूरल क्रेडिट। क्रेडिट कितने टाइप के होते हैं या लोन कितने टाइप के होते हैं। सो लोन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट। इनके बीच के डिवीजन का बेसिस क्या है, हमने किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया है। इनको डिवाइड किया जाता है नीड फॉर क्रेडिट एंड द टाइम पीरियड फॉर द लोन्स, यानी कि किस काम के लिए क्रेडिट लिया गया है उस बेसिस पे इनको डिवाइड किया है, और कितने टाइम पीरियड के लिए लोन लिया है उस बेसिस पे डिवाइड किया गया। शॉर्ट टर्म क्रेडिट जैसे नाम से पता चलता है, ऐसे लोन जो कि जनरली थोड़े टाइम के लिए लिए जाते हैं, इसका टाइम पीरियड होता है 6 से 12 महीने। इसका मतलब ऐसे लोन जिसकी रीपेमेंट 6 से 12 महीने के अंदर अंदर कर दी जाए, या फिर इस प्रॉमिस में लोन लिए गए हैं कि अगर आप आज हमें लोन दोगे तो हम 6 से 12 महीने के अंदर अंदर उसको वापस चुका देंगे। ये जनरली रेकरिंग नेचर के कामों के लिए लिए जाते हैं, रेगुलर कामों के लिए लिए जाते हैं, ऐसे कामों के लिए लिए जाते हैं जिसमें ज्यादा खर्चे की जरूरत नहीं होती। जैसे कि
इनपुट्स को खरीदने में। इनपुट्स का मतलब होता है जितने भी रॉ मटेरियल से जो भी चीजें प्रोडक्शन में लगती हैं। जैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं तो सीड्स का इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। इसके अलावा बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी रेकरिंग नेचर का होता है, हर महीने देना पड़ता है। तो ये ऐसे छोटे मोटे खर्चे हैं जो बार बार करने पड़ते हैं। तो कई बार किसानों के पास या रूरल एरिया में इतने इनकम भी नहीं होती उनकी कि ये जो नॉर्मल खर्चे हैं इनको भी पूरा करता है। तो जब ऐसे कामों के लिए क्रेडिट लिया जाता है और 6 से 12 महीने के टाइम पीरियड के लिए लिया जाता है तो उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट। मीडियम टर्म क्रेडिट होता है जो 1 से 5 साल के टाइम पीरियड के लिए लिया जाता है। जनरली शॉर्ट टर्म क्रेडिट से ज्यादा खर्चे वाली चीजों के लिए लिया जाता है, ऐसी चीजों के लिए जिनका इस्तेमाल कुछ लंबे समय तक किया जाएगा। जैसे कि परचेज ऑफ मशीनरी, अगर कोई मशीन खरीदता है, कोई फार्मर मान लीजिए ट्रैक्टर खरीदा तो इसका इस्तेमाल काफी लंबे टाइम तक करेगा। फेंसिस, वो फेंस लगा दे, तार लगा दे तो तार का भी इस्तेमाल काफी लंबे टाइम तक होता है। डिगिंग ऑफ द वेल्स, कुआं खोदने के लिए। तो ये ऐसे काम है जिनके बेनिफिट्स आने वाले बहुत टाइम तक मिलते हैं। तो ये आपके मीडियम टर्म क्रेडिट्स का पार्ट है। थर्ड है लॉन्ग टर्म क्रेडिट, जो लंबे टाइम पीरियड के लिए लिए जाते हैं। अब लंबा टाइम पीरियड आपका जनरली मीडियम से तो ज्यादा ही होगा। तो मीडियम में क्या टाइम पीरियड था, 1 साल से 5 साल। इसमें होता है 5 से 20 साल के लिए। ये ऐसे कामों के लिए लिए जाते हैं जिनमें बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत होती है। जैसे कि परचेज ऑफ एडिशनल लैंड, कोई किसान जमीन खरीदना चाहता है, या कैरिंग आउट परमानेंट इंप्रूवमेंट्स ऑन द एग्जिस्टिंग लैंड, कुछ ऐसी चीजें करना चाहता है जिससे जो लैंड है उनका उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो। तो ये आपका लॉन्ग टर्म क्रेडिट है। मेन बेसिस इनका डिवीजन का वो है टाइम पीरियड का। ठीक है, अगर आपसे मान लो सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स में पूछ ले और आप एक लाइन में आंसर देना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म क्रेडिट क्या है, तो आप बताएंगे लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स आर सच लोन्स व्हिच रेंजेस फ्रॉम द पीरियड ऑफ 5 to 20 इयर्स। सो ये टाइम पीरियड याद होना जरूरी है। आगे एक चीज बताया है कि जो लोन है या क्रेडिट है इसको हम 2 हिस्सों में और क्लासिफाई कर सकते हैं। मेनली तो 3 टाइप है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि टाइप्स ऑफ क्रेडिट बताएं तो आप 3 टाइप यही बताएंगे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग। अपने समझने के लिए 2 चीजें और हम क्लासिफाई कर सकते हैं। क्रेडिट प्रोडक्टिव क्रेडिट भी हो सकते हैं, अनप्रोडक्टिव क्रेडिट भी हो सकते हैं। यानी कि अगर तो उधार या अदर लोन जो है वो प्रोडक्टिव कामों के लिए लिया गया है, ऐसे कामों के लिए लिया गया है जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगी। जैसे हमने ये जितने भी पॉइंट्स देखे थे ये प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए थे। सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, मशीन परचेज करना, लैंड परचेज करना, ये ऐसे खर्चे हैं जिनसे उनकी प्रोडक्शन इंप्रूव होगी, टोटल आउटपुट बढ़ेगी। तो अगर लोन ऐसे कामों के लिए लिया गया है जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वो कहलाए जाते हैं प्रोडक्टिव क्रेडिट। और अगर लोन ऐसे कामों के लिए लिया गया है जिससे प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, अपने कंजम्पशन एक्टिविटी के लिए लिया है। कंजम्पशन एक्टिविटी के लिए कैसे, कि भाई किसी किसान ने मान लो घर बनाने के लिए लोन ले लिया या बच्चे की पढ़ाई के लिए लोन ले लिया, सो वो उसकी प्रोडक्शन एक्टिविटी से जुड़े हुए नहीं है, वो उसकी कंजम्पशन एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। तो ये कहलाते हैं आपके अनप्रोडक्टिव क्रेडिट। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, या तो आपको सीधा 1 मार्क्स में पूछ लेंगे कि प्रोडक्टिव क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, अनप्रोडक्टिव क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। नहीं तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये है कि जनरली आपसे एग्जांपल्स पूछते हैं कि कोई भी 2 एग्जांपल बताए प्रोडक्टिव क्रेडिट रिक्वायरमेंट की, कोई भी 2 एग्जांपल बताए अनप्रोडक्टिव क्रेडिट रिक्वायरमेंट की। या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ जाता है कि 4 ऑप्शंस दे देंगे और पूछ लेंगे इन चारों में से कौन सा अनप्रोडक्टिव है या इन चारों में से कौन सा प्रोडक्टिव है। तो आप इस बेसिस पे देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। हमने देखा रूरल क्रेडिट क्या होता है, रूरल क्रेडिट की जरूरत क्यों पड़ती है, रूरल क्रेडिट के टाइप्स देखें। अब आता है सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। कोई भी किसान या रूरल एरिया में रहने वाला व्यक्ति ये क्रेडिट ले कहां से सकता है कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो उधार देते हैं। तो सोर्सेज बहुत से हैं। उधार हम बैंक से भी ले सकते हैं, उधार हम कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी ले सकते हैं,
हम सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी ले सकते हैं, हम किसी रिश्तेदार से भी ले सकते हैं उधार पैसा, किसी दोस्त से ले सकते हैं, जमींदार से ले सकते हैं, लैंडलॉर्ड से ले सकते हैं। सो बहुत से सोर्सेज हैं। तो जब इतने सारे सोर्सेज हैं तो उनको अलग से दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया गया। वो दो कैटेगरी है, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, सेकंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल सोर्स भी कहा जाता है, और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को मॉडर्न या फिर एमर्जिंग सोर्स भी कहा जाता है। तो क्या है ये इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का? मैं पहले तो आपको ब्रीफ मीनिंग बताता हूं क्या है। देखिए, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं विच आर रेगुलेटेड बाय सम इंस्टीट्यूशंस, जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं होते। उनको रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई एक एजेंसी, कोई ना कोई एक संस्था है, चाहे सरकारी क्यों ना उनको रेगुलेट कर लो, यानी वो अपने मर्जी से काम नहीं कर सकते। कौन? इंस्टीट्यूशनल सोर्स है। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के प्रेशर में, किसी के दबाव में काम नहीं करते। बेसिक डिफरेंस यही है। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म का मतलब एक सिस्टमेटिक चीजें होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन स्पेसिफाइड होते हैं, उस हिसाब से काम करेंगे। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इसलिए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को अनऑर्गेनाइज्ड सोर्स ऑफ क्रेडिट भी कहा जाता है, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को ऑर्गेनाइज्ड सोर्स ऑफ क्रेडिट भी कहा जाता है। अनऑर्गेनाइज्ड होने का मतलब ये है कि कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई भी सिस्टमेटिक तरीका नहीं है काम करने का। अगर हम एग्जांपल्स की बात देखें तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आते हैं लैंडलॉर्ड्स, विलेज ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ये सारे के सारे आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की बात करें तो इसमें आते हैं गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, कमर्शियल बैंक्स एंड आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स। और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की बात कर रहे हैं हम पहले। जनरली रूरल एरिया में, खास तौर पर रूरल एरिया में ज्यादातर क्रेडिट नीड्स नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से पूरी की जाती है। इसका मतलब रूरल एरिया में जिनको भी क्रेडिट की जरूरत होती है, उधार की जरूरत होती है, लोन की जरूरत होती है, वो ज्यादातर लोन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लेते हैं। वो बैंक से लोन नहीं लेते, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से कम लोन ले रहे हैं, आरआरबी से कम लोन ले रहे हैं। अगर हम डाटा की बात करें तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 93% ऑफ द टोटल बोरिंग्स ऑफ द फार्मर, यानी पूरे इंडिया में जितने भी फार्मर्स है, सिर्फ और सिर्फ रूरल एरिया की बात नहीं हो रही है, पूरे इंडिया में, उनमें से 93% जो है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से उधार लेते थे। यानी कि अगर मान लीजिए देश में 100 लोग हैं तो 100 लोग में से केवल और केवल 7 लोग ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से उधार लेते थे, नहीं तो बाकी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से उधार लेते थे। हालांकि ये सिचुएशन चेंज हुई है समय के साथ। समय के साथ बहुत से चेंजेस देखने को मिले हैं। चेंजेस ये देखने को मिले कि अगर हम आज की प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो आज प्रेजेंट सिनेरियो में ये परसेंटेज कम होके 34 पे आ गई है। यानी जो 93% लोग पहले नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से क्रेडिट लेते थे, आज वो केवल और केवल 34% रह गए। सो इम्प्रूवमेंट तो बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी कम है। ये कम क्यों है? क्योंकि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की कुछ लिमिटेशंस है, कुछ कमियां हैं। वो कमियां क्या है? देखिए, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो हैं वो जनरली एक्सप्लॉयटेशन करते हैं लोगों का। उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, यानी कि जिस ब्याज पे वो उधार देते हैं वो ज्यादा होता है। अब इससे क्या समस्या आती है? इससे समस्या ये आती है कि मान लीजिए मैंने 100 रुपए उधार ली और 100 रुपए पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि मुझे 100 रुपए तो लोन के चुकाने ही चुकाने हैं, प्लस में 10 रुपए मुझे इसके ब्याज के भी चुकाने। सो जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसका मतलब मुझे उतनी ज्यादा रीपेमेंट करनी पड़ेगी।
अब क्योंकि इनकम के सोर्सेस कम है रूरल एरिया में, लोगों की इतनी कमाई होती नहीं, तो वो ये रीपेमेंट नहीं कर पाते। अब जब रीपेमेंट नहीं कर पाते तो उसकी फिर दो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। एक तो फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, जैसे पुराने जमानों में आपको सुनने को आता था बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी। बंधुआ मजदूरी का मतलब ये होता था कि अगर किसी को कोई पैसा उधार दिया है, वो पैसा रीपे नहीं कर पाया, तो एक किस्म से उनको गुलाम के तौर पे रखा जाता था। दूसरी चीज ये होती है कि अगर मान लीजिए मैं ये 110 रुपए वापस नहीं कर पाया, तो मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा अनड्यू, ये पैसा रीपे करो। तो मुझे ये पैसा रीपे करने के लिए मुझे किसी से फिर दोबारा लोन लेना पड़ेगा, फिर से क्रेडिट लेना पड़ेगा, यानी कि क्रेडिट को चुकाने के लिए क्रेडिट लेना पड़ेगा, जिससे सिचुएशन आ जाती है परपेचुअल इनडेटनेस की। ये फर्स्ट यूनिट में हमने वर्ड पढ़ा था, परपेचुअल इनडेटनेस, या फिर इसे हम डेट ट्रैप भी बोलते हैं। मैंने यहाँ कहीं डेट ट्रैप वर्ड देखा था, अभी ये रहा, डेट ट्रैप। डेट का मतलब उधार होता है, लोन होता है, क्रेडिट होता है, ट्रैप का मतलब होता है जाल। सो बेसिकली क्या होता है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो लोन को चुकाने के लिए फिर लोन लिया जाता है। अब जो व्यक्ति पहले वाला ही लोन नहीं चुका पा रहा था, वो दूसरा वाला कैसे चुका देगा, तो वो एक जाल में फंस जाता है। इसे परपेचुअल इंडेटनेस की सिचुएशन भी क्रिएट होती है। परपेचुअल इंडेटनेस का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें व्यक्ति अपने डेट्स को रीपे करने में असक्षम हो जाता है, यानी कि वो लोन कभी रीपे कर ही नहीं पाता, ऐसी सिचुएशन में आ जाता है। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, ये फेवरेबल नहीं होते किसी भी व्यक्ति के लिए। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को उधार लेना है, क्रेडिट लेना है, तो उसे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से उधार लेना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का मेन मकसद जो है वो लोगों का वेलफेयर करना है। मेन नहीं तो सब्सिडरी फंक्शन ही सही, लेकिन उनका मेन मकसद एक्सप्लॉयटेशन करना कतई नहीं है, जो कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। सो सिचुएशन तो ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से क्रेडिट लेना चाहिए, बट शुरू में ऐसा नहीं था। 93% नॉन इंस्टीट्यूशनल से क्रेडिट ले रहे थे, केवल 7% ऐसे थे जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का यूज कर रहे थे। हालांकि सिचुएशन चेंज हुई है, 66% पे इंप्रूव हुआ है, लेकिन अब भी ये ऐसी सिचुएशन नहीं है जैसी होनी चाहिए। इसके भी कुछ रीजंस है कि ऐसा क्यों नहीं है, वो देखेंगे। पहले थोड़ा सा ये पैराग्राफ देखते हैं कि क्या है। ये जो 66% लोग इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से क्रेडिट लेते हैं, इसमें से 75% लोग जो है वो कमर्शियल बैंक से क्रेडिट लेते हैं और 15% लेते हैं कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से। यानी कि जितने भी लोग इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें से 75%, इसका मतलब 4 में से 3 व्यक्ति कमर्शियल बैंक से उधार लेता है, 15% कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से लेता है, केवल और केवल 10% ऐसे बचते हैं जो कि बाकी जितने भी सोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि आपके आरआरबीज हैं, इसके अलावा और डेवलपमेंट बैंक्स हैं, उनसे क्रेडिट लेते हैं। तो हमें ये पता चला है कि एक तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जरूरी है, इसमें इंप्रूवमेंट हुई है, और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में भी ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, कमर्शियल बैंक्स की है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट कौन सा सोर्स है इंस्टीट्यूशनल सोर्स में, तो वो कमर्शियल बैंक है, सेकंड कॉर्पोरेटिव क्रेडिट है। सो अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज बताए गए हैं, जैसे कि कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज क्या है, नबार्ड क्या है, कमर्शियल बैंक्स क्या है, आरआरबीज क्या है। तो आज तो टाइम कम रहता है, इसे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। तो अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने ये देखा कि लोगों को लेना तो चाहिए इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से क्रेडिट, उधार, लेकिन फिर भी हमने देखा कि ज्यादातर लोग जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से ले रहे। ऐसा क्यों है? सॉरी, ऐसा इसलिए है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के फायदे तो हैं विदाउट एनी डाउट, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, और उन लिमिटेशंस के कारण बहुत से लोग ऐसे हैं रूरल एरिया में रहने वाले जो इस क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं कर पाते। वो लिमिटेशंस क्या हैं? देखिए सिंपल सी बात है, आप मान लीजिए अगर आप बैंक में पैसा उधार लेने जा रहे हैं, तो क्या बैंक वाले जाते ही पैसा उधार दे देंगे? नहीं, पहले डॉक्यूमेंटेशन होता है बहुत ज्यादा।
डॉक्यूमेंटेशन का मतलब जाते ही वो फॉर्म भरवाएंगे आपसे, हो सकता है आपके घर के प्रॉपर्टीज के कागज मांगे या आपकी सैलरी स्लिप मांगे, यानी रिटर्न वर्क बहुत ज्यादा होता है। पहली चीज डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा, बैंक विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी कभी भी लोन नहीं देता, यानी कि उन्हें कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो लोन लेने के लिए गिरवी रखवाई जाती है बैंक में। तो बैंक को एक प्रॉपर्टी चाहिए होती है गिरवी रखने के लिए, इन केस जो व्यक्ति है वो लोन ना दे पाए तो उसकी प्रॉपर्टी से पैसा रिकवर हो जाए। तो ये दो मेन समस्या है। अब जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं या जो किसान हैं, पहली बात तो वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि वो इतना रिटर्न वर्क कर पाए। दूसरी चीज, उनके पास इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, इतने प्रूफ्स नहीं होते जो बैंक में डिपॉजिट करवा पाए। तीसरी चीज, अगर उनके पास कोलेटरल सिक्योरिटी होती गिरवी रखने के लिए तो शायद उन्हें लोन की जरूरत नहीं पड़ती। उनके पास तो इतनी गरीबी है कि हमने देखा था शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी लेना पड़ जाता है, जो नॉर्मल खर्चे उनके लिए भी। सो उनके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो जो गिरवी रख सकते हैं। तो ये सारी चीजों की कमी होने के कारण लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि भाई इंस्टीट्यूशनल सोर्स में जाने के बजाय हम तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स से पैसा ले लेंगे, बेशक रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो लेकिन हमें ना तो लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी, ना कोई चीज गिरवी रखनी पड़ेगी, ना ही ज्यादा टाइम लगेगा। इंस्टीट्यूशनल सोर्स में एक लिमिटेशन ये भी है कि टाइम ज्यादा लगता है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स में तो गए और पैसा उधार लिया। सो इन सारी चीजों से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में चले जाते हैं। जनरली वो लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं या जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इसके अलावा एक पॉइंट आप ये भी बता सकते हैं लिमिटेशंस में कि ये जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं रूरल एरियाज में ज्यादा नहीं है। जैसे अर्बन एरिया में तो हम देखते हैं जगह जगह पे बैंक देखने को मिलते हैं आपको, गांव में कहाँ इतने बैंक देखने को मिलते हैं। चलो आजकल तो फिर भी गांव में ऑलमोस्ट एक बैंक देखने को मिल जाता है, लेकिन वो भी सारे गांव में नहीं होता। तो लोगों को पहली बात तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की। दूसरी चीज है भी तो उन्हें पता है इतनी दूर जाना पड़ेगा, कई चक्कर काटने पड़ेंगे, तो सोचते हैं भाई इतनी हेडेक लेने से अच्छा तो ये है कोई नहीं, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा दे देंगे, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को यूज कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट that non-institutional sources are exploitive in nature, why do people prefer non-institutional sources? ये जानने के बावजूद कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लोगों का एक्सप्लॉइटेशन होगा, फिर भी वो क्यों नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को यूज करते हैं, तो हम ये 4-5 पॉइंट लिखेंगे जो हमने पढ़े। फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के क्या क्या लिमिटेशंस हैं, वो यही लिमिटेशंस है जो हमने देखा। फिर क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऐसे कौन से कदम उठाए जा सकते हैं जिससे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को प्रमोट किया जाए, जिससे लोगों को बढ़ावा दिया जाए कि वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का इस्तेमाल करें। तो जो हमने लिमिटेशंस देखी हैं इन्हीं को दूर कर देंगे तो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के लिए टॉपिक इतना ही था।